नमस्कार दोस्तों हम लोग जो है कि बिहार पीसीएस में साइंस वाले सेक्शन को देख रहे हैं। बिहार पीसीएस में आए हुए सवालों के साइंस वाले सेक्शन को देख रहे हैं कि अब तक जितनी बिहार पीसीएस के द्वारा बीपीएससी के द्वारा जितनी परीक्षाएं आयोजित की गई हैं उनमें साइंस के जितने भी सवाल बने हैं उनको हम लोग देख रहे हैं। तो उसमें भी हम लोग सबसे पहले जो है कि जीव विज्ञान से आए हुए सवालों को देख रहे हैं। तो श्वसन तंत्र के पहले तक के सारे सवालों को हम लोग देख चुके हैं। आज से हम लोग जो कि श्वसन तंत्र से लेकर के और कुछ आगे टॉपिक तक, जहाँ तक जो है कि आधा घंटा 40 मिनट 45 मिनट में हो सकेगा, वहाँ तक हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आप सबके सामने पहला सवाल है श्वसन तंत्र से कि निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है। पूछ रहा है कि कौन सी क्रिया है जो कार्बन चक्र में हो रहे ऑक्सीजन को बढ़ाती है। श्वसन, तो श्वसन में तो दोस्तों हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये कैसे ऑक्सीजन को बढ़ाएगी। ज्वालामुखी, इससे तो कार्बन डाइऑक्साइड और भी जो कि एक्स्ट्रा चीज़ें निकलती हैं ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा, वो बढ़ेंगी। कार्बनिक पदार्थों का क्षय, इनसे भी जो है कि ऑक्सीजन की मात्रा नहीं बढ़ेगी। तो ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में जो है कि बढ़ती है तो वो केवल और केवल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो इस तरह से ऑप्शन डी हमारा सही है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण होता है तथा ऑक्सीजन मुक्त होता है। पृथ्वी पर कार्बन चक्र में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीजन को बढ़ाती है। अब अगला सवाल है दोस्तों, निःश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है समतलाकार, गुंबदाकार, अभिलंबी या तिर्यक। तो इसका सही जवाब दोस्तों गुंबदाकार। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, वायुमंडल में शुद्ध वायु को हमारे फेफड़ों तक पहुंचना और अशुद्ध वायु का फेफड़ों से बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं। श्वासोच्छ्वास, मतलब ब्रीदिंग, सांस लेना कहते हैं। और यह क्रिया दो भागों में पूरी होती है, निःश्वसन इंस्पिरेशन। निःश्वसन को क्या कहते हैं दोस्तों, इंस्पिरेशन कहते हैं। और निःश्वसन को, निःश्वसन एक होता है, एक होता है निःश्वसन होता है। तो जो निःश्वसन होता है उसको इंस्पिरेशन कहते हैं और जो निःश्वसन होता है उसको एक्सपीरेशन कहते हैं। निःश्वसन जो होता है मतलब एक्सपीरेशन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा फेफड़ों से बाहर निकलती है। इसमें पसलियाँ और डायफ्राम अपनी सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। बस गुर्दा का आयतन भी जो है कि फिर से कम हो जाता है। इसके कारण फेफड़ों पर दबाव बढ़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में मिलकर शरीर से बाहर निकल जाती है। निःश्वसन के समय डायफ्राम जो है वो कैसा हो जाता है दोस्तों, गुंबदाकार हो जाता है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है। कह रहा है कि वातावरण को प्रदूषण करने वाली कौन सी एक गैस मानी जाती है। तो ऑक्सीजन तो नहीं मानी जाती है दोस्तों, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो इसमें से सही जवाब है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 वातावरण प्रदूषक गैस मानी जाती है। यह स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को प्रभावित कर सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के अल्पकालिक जोखिम मानव श्वसन प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकते हैं और सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं। वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा स्रोत विद्युत संयंत्रों और अन्य औद्योगिक गतिविधियों में जीवाश्म ईंधन का दहन है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है कि डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब। ऑप्शन है कि नाड़ी गति बंद हो गई हो, दूसरा ऑप्शन है कि हृदय गति रुक गई हो, तीसरा ऑप्शन है आँख की पुतलियाँ स्थिर एवं फैल गई हों तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया न हो, और चौथा ऑप्शन है कि उपर्युक्त सभी तीनों एक साथ मौजूद हों, और ई है कि इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो इसका सही जवाब दोस्तों डी, ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों सही है। मतलब कि नाड़ी गति बंद हो गई हो, हृदय गति रुक गई हो और आँख की पुतलियाँ स्थिर एवं फैल गई हों और प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया न देती हो। तो जब कोई व्यक्ति ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाता है तो उसको जो है कि डॉक्टरी मृत्यु उसकी घोषित कर दी जाती है। व्याख्या देखिए, डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा तब होती है जब निम्न स्थितियां एक साथ मौजूद हों। नाड़ी गति बंद हो गई हो, हृदय गति रुक गई हो, आँख की पुतलियाँ स्थिर एवं फैल गई हो तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया न हो। चलिए अब आगे देखते हैं। अब अगला सवाल है दोस्तों, कणीय तत्व क्या है। पूछ रहा है कि कणीय तत्व क्या है। कणीय तत्व क्या है। ऑप्शन दिया है कि ठोस अपशिष्ट, वायु प्रदूषक, जल प्रदूषक, मृदा प्रदूषक। तो इसका सही जवाब है दोस्तों वायु प्रदूषक। कणीय तत्व क्या है, वायु प्रदूषक। देखिए व्याख्या, कणीय तत्व मतलब पार्टिकुलेट मैटर को कणीय प्रदूषक भी कहा जाता है, जो कि वायु में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कणों के तरल के सूक्ष्म बूंदों का एक जटिल मिश्रण होता है। यह वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक प्रमुख कारक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल है कि निमोनिया एक संक्रमण है। निमोनिया एक संक्रमण है तंत्रिका का, रक्त का, त्वचा का, फेफड़ों का। तो इसका सही जवाब दोस्तों फेफड़ों का। निमोनिया से जो प्रभावित होने वाला अंग है वो है फेफड़ा।
देख लेते हैं आगे इसकी व्याख्या। निमोनिया फेफड़ों का एक संक्रमण है जो कि एक या दोनों फेफड़ों में संक्रमण उत्पन्न करता है। यह संक्रमण विषाणुओं, जीवाणुओं, कवकों आदि के माध्यम से हो सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है कि रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं, क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन की कम मात्रा को मुक्त करते हैं, रात में हानिकारक गैसों को मुक्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को मुक्त करते हैं, उपर्युक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब दोस्तों वो है कि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं रात में पौधे, इसीलिए जो है कि पौधों के पास रात में नहीं सोना चाहिए। देखिए व्याख्या में दिया है कि रात के समय पेड़ के नीचे न सोने की सलाह दी जाती है, क्योंकि पेड़ अपनी श्वसन प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 के स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम हो जाता है धनुषाकार, चपटा, नीचे धंसा हुआ, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अभी यही सवाल दोस्तों इससे मिला जुला आया था, बस केवल उसमें जो है कि गुंबदाकार कर दिया था चपटाकार की जगह पे। तो यही सवाल इसका सही जवाब हो जाएगा कि चपटाकार। अब उसमें व्याख्या वहाँ देखे तो हम लोग यहाँ भी जल्दी देख लेते हैं। स्तनधारियों में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम चपटा हो जाता है। वस्तुतः फेफड़ों के नीचे स्थित डायफ्राम स्तनधारियों की एक श्वसन मांसपेशी है जो सांस लेने की प्रक्रिया में सहायता करती है। तो इस तरह से क्वेश्चन 8 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पद या पदों में कार्बन डाइऑक्साइड का निष्पादन होता है। कह रहा है कि एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों या पदों में कार्बन डाइऑक्साइड का निष्पादन होता है। ऑप्शन दिया है 1, फिर बी है कि 6, फिर ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब देखते हैं कैसे। देखिए एरोबिक श्वसन के दौरान 3 अलग अलग चरणों में कार्बन डाइऑक्साइड का निष्पादन होता है। ये चरण इस प्रकार हैं: सिटाइल, CO, और ये निर्माण के समय क्रेब्स के चक्र में अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के निर्माण के समय, तथा तीसरा जो है कि क्रेब्स चक्र में स्यूसिनिक अम्ल के निर्माण के समय। तो एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों में होता है? ये 3 पदों में जो है कि दोस्तों देखिए 1, 2, 3 पदों में होता है। और ये चरण इस प्रकार हैं। तो इसमें दोस्तों जो है कि ऑप्शन डी माना है उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब क्यों माना है पता नहीं, चलिए हम विज्ञान के विद्यार्थी नहीं हैं, बस करा दे रहे हैं। देखिए परिसंचरण तंत्र शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। शरीर के प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है RBC, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये परिसंचरण तंत्र नामक चैप्टर से दोस्तों। तो इसका सही जवाब है लिम्फोसाइट। देखिए व्याख्या देखते हैं। लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। लिम्फोसाइट अस्थिमज्जा में बनती और रक्त एवं लसिका ऊतकों में पाई जाती है। मुख्य प्रकार के लिम्फोसाइट होते हैं लिम्फोसाइट बी और लिम्फोसाइट टी। लिम्फोसाइट बी जो है वह एंटीबॉडी बनाते हैं। ये दोस्तों पूछा जाता है कि कौन सा लिम्फोसाइट जो है कि एंटीबॉडी बनाता है, तो ये लिम्फोसाइट बी। और लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाते हैं। और लिम्फोसाइट सी जो है ये ट्यूमर कोशिकाओं को समाप्त करने में सहायता करते हैं। ट्यूमर कोशिकाओं को समाप्त करने में सहायता कौन करते हैं? ट्यूमर कोशिकाओं को। लिम्फोसाइट सी जो है ये ट्यूमर कोशिकाओं को समाप्त करने में सहायता करते हैं। लिम्फोसाइट एक प्रकार के श्वेत रक्त कोशिका होती है। लिम्फोसाइट क्या होती है? WBC। लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका होती है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ल्यूकेमिया कई प्रकार के कैंसर का एक नाम है जो अस्थिमज्जा में उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असामान्य रक्त कणिकाओं का बनना शुरू करता है। यह रक्त कणिका कौन सी है? श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, प्लेटलेट्स, सभी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, मतलब कि WBC, श्वेत रक्त कणिका। देखिए ल्यूकेमिया रक्त संबंधी कैंसरों का समूह है जो अस्थिमज्जा में उत्पन्न होता है। इसमें रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या असामान्य रूप से बढ़ जाती है। उल्लेखनीय है कि WBC हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जो कि संक्रमणों से शरीर की रक्षा करती है। ल्यूकेमिया में बनने वाली असामान्य श्वेत रक्त कणिकाएं पूर्णतः विकसित नहीं होती हैं और वे सामान्य रक्त कणिकाओं का स्थान लेकर शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करती हैं।
चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल कितना परिमाप होता है। 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, 8 से 10 लीटर, 10 से 12 लीटर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 5 से 6 लीटर। देखिए, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होती है। अतः एक 70 किलोग्राम भार वाले स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो उसके संपूर्ण शरीर के भार का लगभग 1/13वां भाग होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, बैक्टीरिया का विनाश, ऊर्जा का उपयोग, रक्ताल्पता का नियंत्रण। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन। देखिए, हीमोग्लोबिन फेफड़ों से शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। अर्थात हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। रक्त संचार और शरीर के सभी अंगों के कार्यों के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसमें हीमोग्लोबिन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हृदय संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रवाह को कौन रोकता है। हृदय संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रवाह को कौन रोकता है। ऑप्शन दिया है आलिंद की मोटी दीवारें, निलयों की मोटी मांसल दीवारें, हृदय के वाल्व, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों हृदय के वाल्व। देखिए, व्याख्या में दिया है कि हृदय संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रवाह को हृदय वाल्व रोकता है। हृदय संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रवाह को हृदय वाल्व जो है, ये देखिए दोस्तों सबसे लेटेस्ट सवाल ये बना है। 2024 में वहाँ कोई परीक्षा हुई थी मार्च में, बीपीएससी की PAO की परीक्षा, तो उसमें पूछा है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं कि हृदय संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रवाह को हृदय वाल्व रोकता है। आलिंद रक्त का संग्रहण करता है। आलिंद रक्त का संग्रहण करता है। एक सेकंड। आलिंद रक्त का संग्रहण करता है तथा इसकी दीवारें पतली होती है। निलय का कार्य रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पंप करना होता है। देखिए, निलय का कार्य क्या है कि रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना या पंप करना होता है। और आलिंद क्या करता है, आलिंद रक्त का संग्रहण करता है तथा इसकी दीवारें जो है पतली होती हैं। और इस भाग में मतलब कि निलय का कार्य जो होता है रक्त के शरीर के विभिन्न भागों को तक पंप करना, इस भाग में रक्त का दाब अधिक होने के कारण इसकी दीवारें जो है कि मोटी होती हैं। तो इसका सही जवाब है हृदय के वाल्व जो है कि उन्हें पुनः वापस क्या करते हैं, रोकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आधान मतलब जिसको ट्रांसफ्यूजन कहते हैं में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश 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 में भी संगत होना चाहिए। तो इसका सही जवाब दोस्तों सफ़ेद कोशिकाओं की RH कारक। देखिए, व्याख्या देखते हैं कि रक्त आधान मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रक्त के प्रकार के साथ RH कारक का भी संगत होना आवश्यक है। RH कारक की खोज लैंडस्टीनर और वीनर ने रीसस बंदर के रक्त में की थी। ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि RH फैक्टर की खोज या RH कारक की खोज किसने की थी। तो लैंडस्टीनर और वीनर। कौन किए थे, लैंडस्टीनर और वीनर, इन्होंने किया था। कहाँ किए थे, रीसस बंदर में, अफ्रीका के में जो है कि रीसस बंदर में। अब आगे है कि इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है। स्फेरोमीटर, अनीमोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 का। तो इसका सही जवाब दोस्तों स्फिग्मोमैनोमीटर, रक्तदाब का मापक यंत्र यही होता है। देखिए, मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 होता है। धमनियों में रक्तदाब की 2 अवस्थाएं होती हैं। पहले को प्रंकुचन दाब मतलब सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं तथा दूसरे को प्रसारण दाब डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सामान्य तौर पर प्रंकुचन दाब 120 मिली पारा तथा प्रसारण दाब जो है वह 80 मिली पारा होता है। रक्तचाप को डॉक्टर स्फिग्मोमैनोमीटर यंत्र द्वारा मापता है। चलिए, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। यकृत, अस्थिमज्जा,
तिल्ली, अग्न्याशय। तो इसका सही जवाब दोस्तों, और ऑप्शन ई बताया है कि उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो लिम्फोसाइट्स का निर्माण जो है कि ऑप्शन ई सही है। देखते हैं क्यों सही है। देखिए, मनुष्य के शरीर में तिल्ली या प्लीहा, थाइमस ग्रंथि, अस्थिमज्जा आदि में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। कहाँ कहाँ होता है दोस्तों? थाइमस ग्रंथि, अस्थिमज्जा आदि में। तो इसमें देखिए अस्थिमज्जा भी दिया है और का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट्स एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती हैं तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती हैं। तो इसमें दोस्तों जो लिम्फोसाइट्स हैं उनका निर्माण जो है कि दिए हुए विकल्पों में एक से अधिक जगह पर होता है, इसलिए जो है ऑप्शन ई सही माना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है? लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, रक्त प्लेटलेट्स। तो इसका सही जवाब दोस्तों एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट जो है वो रक्त के संचलन में मदद करता है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट्स द्वारा एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन्स निर्मित होती है जो कि विषाक्त पदार्थों को निष्क्रिय करती है। क्या करती है दोस्तों? एंटीबॉडी या प्रतिरक्षा प्रोटीन्स निर्मित होती है जो कि विषाक्त पदार्थों को इनएक्टिव करती है। और लिम्फोसाइट्स सबसे छोटे श्वेत रुधिराणु किंतु संख्या में अधिक होते हैं। ये लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? सबसे छोटे WBC होते हैं किंतु संख्या में काफ़ी बहुत अधिक होते हैं। इनका केंद्रक बड़ा और गोल या एक और कुछ चिपटा सा होता है। लिम्फोसाइट्स गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती हैं तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती हैं। एरिथ्रोसाइट्स प्रायः रक्त के संचलन में सहायक होते हैं। तो एरिथ्रोसाइट क्या होते हैं दोस्तों? प्रायः रक्त के संचलन में सहायक होते हैं। रक्त के संचलन में सहायक होते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सर्वप्रथम मानव द्वारा हृदय प्रत्यारोपण हुआ अमेरिका में, इंग्लैंड में, दक्षिण अफ्रीका में, फ्रांस में। तो इसका सही जवाब दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। अब देखिए करने वाले कौन थे? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे जिन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक जो है कि प्रतिस्थापन ट्रांसप्लांटेशन किया था। क्वेश्चन नंबर 11 कि सर्वदाता वर्ग रक्त का ग्रुप होता है। सर्वदाता जो यूनिवर्सल डोनर होते हैं उनका ग्रुप होता है दोस्तों ओ वर्ग धारी व्यक्ति सभी वर्गों को रक्त दान कर सकता है, इसलिए इसे सर्वदाता कहते हैं। यह ध्यान रखने योग्य बात है कि AB वर्ग वाले व्यक्ति को किसी भी वर्ग का रुधिर दिया जा सकता है, मतलब वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, परंतु इसका रुधिर किसी दूसरे रुधिर वर्ग के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है। AB का किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता है। अतः AB वर्ग व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं। यूनिवर्सल डोनर O हो गया और यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो गया AB, परंतु AB का किसी को नहीं दिया जा सकता। अब क्वेश्चन नंबर 12 है कि सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है A, B। पहला ऑप्शन है A, दूसरा ऑप्शन है B, तीसरा ऑप्शन है AB, चौथा ऑप्शन है DO सर्वस्वीकार। तो इसका सही जवाब दोस्तों यूनिवर्सल डोनर जो है वो है O सर्वस्वीकार। अच्छा, एक्सेप्टर यूनिवर्सल एक्सेप्टर है AB। देखिए AB रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकार यूनिवर्सल एक्सेप्टर है क्योंकि इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों होते हैं तथा इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। इसमें एंटीजन A और B दोनों होते हैं तथा इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, जबकि O सार्वभौमिक दाता रक्त समूह है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा, चांदी, सोना, लोहा। पूछ रहा मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो इसका सही जवाब दोस्तों लोहा। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन है जो सभी स्तनधारियों की मांसपेशियों में पाया जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है, लाल रक्त कणिका में। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस, हीलोसिस और मैकेनिकल ऊर्जा और पैरालिसिस। तो इसका सही जवाब दोस्तों डायलिसिस। मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। निम्न में किसकी कमी से मधुमेह होता है? ग्लाइसिन, हीमोग्लोबिन और हिस्टामिन, इंसुलिन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों इंसुलिन। देखिए इंसुलिन की कमी से मनुष्य को मधुमेह होता है। इंसुलिन का मुख्य कार्य
रुधिर में ग्लूकोज का नियंत्रण करना होता है। इसकी कमी से रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं हो पाता, मतलब जब इसकी कमी हो जाती है तो शरीर में मतलब ये कमी इंसुलिन और जो है कि रक्त में ग्लूकोज की के बीच जो है कि व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। अगर इंसुलिन कम होगा तो शर्करा बढ़ जाएगा, और इंसुलिन अधिक होगा तो जो है कि मधुमेह की कमी हो जाएगी, सॉरी ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। तो दोनों ही खतरनाक है, बहुत ज़्यादा होना भी, बहुत कम होना भी। चलिए अब अगला सवाल है कि लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? दुग्ध उत्पादन, लैक्टिक अम्ल स्राव, वसा अवशोषण, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों वसा अवशोषण। लैक्टिकल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वसा अवशोषण से। चलिए अब देखते हैं व्याख्या इसकी। लैक्टियल्स लसिका वाहिकाएं हैं जो लैक्टियल्स रक्त कोशिकाओं के समान होते हैं, लेकिन रक्त कोशिकाओं की तुलना में इनका व्यास बड़ा होता है। इनका मुख्य कार्य छोटी आंत में आने वाले पचे हुए भोजन में उपस्थित वसा को अवशोषित करना है। इनका काम क्या है कि छोटी आंत में जो भोजन आए, पचे हुए भोजन को जो है कि पचे हुए भोजन में उपस्थित वसा को क्या करना? अवशोषित करना, एब्जॉर्ब कर लेना। अब आगे है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है प्लेटलेट, लिम्फोसाइट, आरबीसी और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब दोस्तों लिम्फोसाइट। व्याख्या देखते हैं। देखिए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है तथा ये लिम्फोसाइट तंत्र का हिस्सा होती हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है कि टैकीकार्डिया क्या है दोस्तों? टैकीकार्डिया में हृदय गति हो जाती है धीमी, सामान्य, तेज, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब दोस्तों तेज हो जाती है। देखिए ये भी 2023 में हेडमास्टर वाले एग्जाम में पूछा है बिहार में। टैकीकार्डिया हृदय गति के लिए एक चिकित्सकीय शब्द है। टैकीकार्डिया क्या है? हृदय गति के लिए एक चिकित्सकीय शब्द है। जब हृदय 1 मिनट में 100 से अधिक बार धड़कता है तब चिकित्सा विज्ञान में इसे टैकीकार्डिया कहा जाता है। इसको कब कहा जाता है दोस्तों? जब हृदय 1 मिनट में 100 से अधिक बार धड़कता है, उसे नॉर्मल 72 बार धड़कना चाहिए, तब चिकित्सा विज्ञान में इसे क्या कहा जाता है? टैकीकार्डिया कहा जाता है। इसमें हृदय गति सामान्य से तेज हो जाती है। चलिए अब आगे देखते हैं उत्सर्जन तंत्र टॉपिक से कितने सवाल बने हैं देखते हैं। वृक्क के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1000 सीसी, 1200 सीसी, 200 सीसी, 500 सीसी। तो इसका सही जवाब दोस्तों 1200 सीसी। वृक्क देखिए व्याख्या देखते हैं। वृक्क मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य रक्त की शुद्धि के साथ शरीर के विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना होता है। मानव वृक्क प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है तथा लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है, और वृक्क से प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है। क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी का मतलब है। देखिए अब अगला सवाल है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है? अधिवृक्क, यकृत, अग्न्याशय, पीनियल। तो इसका सही जवाब है दोस्तों अधिवृक्क। देखिए मानव शरीर में अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड जो है जोड़े के रूप में मौजूद रहती है। यह कशेरुकी जीवों में पाई जाने वाली एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह अंतःस्रावी तो है लेकिन किस में पाई जाती है? कशेरुकी जीवों में। यह वृक्क मतलब गुर्दे के ऊपर स्थित होती है। इसका कार्य हमारे शरीर के अंदर की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले हार्मोनों का उत्पादन करना है। चलिए अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक सेकंड, अच्छा हाँ क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ। देखिए मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को कहा जाता है नेफ्रॉन, न्यूट्रॉन और न्यूरॉन। उपर्युक्त में से एक से अधिक। पूछ रहा है कि मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को कहा जाता है, तो इसका सही जवाब दोस्तों नेफ्रॉन। अब इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। देखिए मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। इसका उपयोग रक्त से पानी, आयनों और छोटे अणुओं को अलग करने, अपशिष्ट और विशिष्ट पदार्थों को निस्यंदित
करने तथा आवश्यक अणुओं को रक्त में पुनः भेजने के लिए किया जाता है। तो मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। इसका उपयोग रक्त से पानी, आयनों और छोटे अणुओं को अलग करने, अपशिष्ट और विशिष्ट पदार्थों को निस्यंदित करने तथा आवश्यक अणुओं को रक्त में पुनः भेजने के लिए किया जाता है। अब अगला सवाल है कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? EEG जो है वो जो विकल्प दिया है उनमें से किसके निगरानी में उपयोग होता है? हृदय और यकृत, हृदय या यकृत, याग्नाशय या मस्तिष्क। इसका सही जवाब है दोस्तों मस्तिष्क, EEG। देखिए व्याख्या देखते हैं। EEG जो है यह मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र है जो विभेदक प्रवर्धन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और UV एक्सरे। तो इसका सही जवाब है दोस्तों इंफ्रारेड। मांसपेशियों के दर्द में उपचार के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसका नाम है इंफ्रारेड। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए इंफ्रारेड विकिरण या अवरक्त विकिरण का उपयोग मांसपेशियों के दर्द के उपचार में किया जाता है। इंफ्रारेड लैंप विद्युत उपकरण है। इंफ्रारेड लैंप क्या है? विद्युत उपकरण है जिनसे इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित की जाती है। अब अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है? मानव शरीर की तीसरी आंख पूछ रहा है पीनियल, पिट्यूटरी, मेमोरी, अश्रु ग्रंथि। तो इसका सही जवाब दोस्तों पीनियल। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है कि मानव के शरीर में स्थित अत्यंत छोटी ग्रंथि पीनियल ग्लैंड को मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह कैसी ग्रंथि है दोस्तों? यह जो है कि अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मस्तिष्क के केंद्र के निकट एपिथैलेमस में अवस्थित होती है। यह कहाँ अवस्थित होती है? एपिथैलेमस में अवस्थित होती है। इसके अन्य नाम क्या है? इसके अन्य नाम जो है कोनेरियम और एपिफाइसिस भी हैं। क्या है दोस्तों? कोनेरियम और एपिफाइसिस। देखिए मिटा दे रहे हैं। कोनेरियम और एपिफाइसिस इसके अन्य नाम हैं। यह मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। ये जो है अंतःस्रावी ग्रंथि ये क्या करती है? पीनियल ग्रंथि। यह दोस्तों जो है कि यह मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित करती है जो कि शरीर की जैविक घड़ी के विनियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। यह मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि भी है पीनियल ग्रंथि। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? एरिथ्रोमाइसिन, ऑक्सीटोसिन और पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। तो ऑक्सीटोसिन दोस्तों ये हार्मोन का नाम है। ये जो है कि एंटीबायोटिक नहीं है। व्याख्या देखते हैं। देखिए ऑक्सीटोसिन सभी स्तनधारियों में पाया जाने वाला एक हार्मोन है जो कि मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस नामक हिस्से में पैदा होता है। तो ऑक्सीटोसिन कहाँ पैदा होता है दोस्तों? यह मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस नामक हिस्से में पैदा होता है। और ऑक्सीटोसिन हम लोग जान रहे हैं कि यह क्या है? हार्मोन है जो अब ये कहाँ पाया जाता है? हाइपोथैलेमस नामक हिस्से में पैदा होता है जो पिट्यूटरी ग्रंथि में इकट्ठा होता है। कहाँ इकट्ठा होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि में। नर का मादा के प्रति आकर्षण पैदा करने में इसका विशेष भूमिका होता है। नर का जो है कि मादा के प्रति आकर्षण पैदा करने में इसकी विशेष भूमिका है। इसीलिए इसको जो है कि लव हार्मोन भी कहा जाता है। तो लव हार्मोन किसको कहा जाता है दोस्तों? ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। जबकि एरिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन और एंटीबायोटिक ये सब क्या है दोस्तों? एंटीबायोटिक के उदाहरण हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? RNA, इन्वर्टेज, इंसुलिन, एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका सही जवाब दोस्तों इंसुलिन। इंसुलिन अभी हम लोग पढ़े थे कि ये हार्मोन है। ये क्या करता है दोस्तों? ये ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है
जो अग्न्याशयी द्वीपिकाओं के बीटा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है, इसे शरीर का मुख्य एनाबोलिक हार्मोन कहा जाता है। यह रक्त में ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। पूछ रहा है कि कौन सा हार्मोन है जो स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। एड्रिनलिन, थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है ऑक्सीटोसिन। अब व्याख्या देख लेते हैं इसकी। देखिए, ऑक्सीटोसिन के दो लक्ष्य ऊतक होते हैं, स्त्रियों के गर्भाशय तथा इनके स्तन। ऑक्सीटोसिन के दो लक्ष्य ऊतक कौन होते हैं? स्त्रियों के गर्भाशय और इनके स्तन। शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन गर्भाशय को सामान्य अवस्था में लाने और शिशु द्वारा दुग्धपान के समय स्तनों की पेशियों को सिकोड़कर दुग्ध उत्क्षेपण को बढ़ाने का काम करता है। दुग्ध पालक अपनी गाय भैंसों से अधिक दुग्ध प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी लगाते हैं, जिसे पिटोसिन कहते हैं। क्या कहते हैं इस इंजेक्शन को? पिटोसिन इंजेक्शन कहते हैं। चलिए, अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। पूछ रहा है किस ऑक्सीजन में, किस हार्मोन में जो है कि आयोडीन मिली होती है। ऑप्शन दिया है कि टेस्टोस्टेरॉन, एड्रिनलिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन। तो इसका सही जवाब दोस्तों थायरॉक्सिन। चलिए, इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। थायरॉक्सिन का स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या थायरोट्रोपिन है, जिसका स्रावण अग्र पिट्यूटरी की थायरोट्रॉफ कोशिकाएं करती हैं। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पीयूष ग्रंथि स्थित होती है आंत में, लीवर में, किडनी में, मस्तिष्क में। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, मस्तिष्क में। अब देखिए व्याख्या। पीयूष ग्रंथि को जो है कि हाइपोथैलेमस के नीचे एक छोटी ग्रंथि, एक छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, इसी को जो है कि मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। देखिए, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है। सहज प्रणाली का परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा है। प्रणाली का कार्य, प्रणाली का विकास, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, उपर्युक्त में से कोई नहीं। पूछ रहा कि सहज प्रणाली का परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। देखिए, सहज प्रणाली मुख्यतः तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है। यह सहज प्रकार्यों को नियंत्रित करती है। अतः सहज प्रणाली के विकास को प्रणाली की स्वपोषी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 कि शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम और मेडुला। तो इसका सही जवाब है दोस्तों हाइपोथैलेमस। देखिए, मानव शरीर का तापक्रम साधारणतया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर के तापक्रम के स्थिर बने रहने का कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि शरीर का तापमान नियंत्रित होता है मेडुला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। तो हाइपोथैलेमस, तो उपयुक्त प्रश्न की ही व्याख्या हो जाएगा इसको। अब देखते हैं प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। ऑप्शन है दोस्तों कि प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, कशेरु रज्जु में, तंत्रिका कोशिका में। तो इसका सही जवाब है कशेरुक रज्जु में। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, इसका दोस्तों प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कशेरुक रज्जु में होता है। मेरु रज्जु एक बेलनाकार संरचना है। मेरु रज्जु क्या है? एक बेलनाकार संरचना है। यह मेडुला ओब्लांगेटा से आरंभ होकर कशेरुक दंड में घिरा हुआ नीचे की ओर विस्तारित होता है। यह भी मस्तिष्क आवरण द्वारा ढका रहता है। कुल मिलाकर 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं जो है कि मेरु रज्जु से निकलती हैं। अब आगे देखते हैं। एक सेकंड, देखिए,
आगे है कि थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो इसका सही जवाब दोस्तों TSH। देखिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको कहते हैं। इसका निर्माण जो है कि पीयूष ग्रंथि में होता है। TSH का निर्माण कहाँ दोस्तों? पीयूष ग्रंथि में होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में। आगत का निर्गत तंत्रिकाएं, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं। क्या है दोस्तों? कि आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं हृदय में, यकृत में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब दोस्तों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं कहाँ मिलती हैं? जो ये मिलती केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। देखिए आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का प्रसंस्करण केंद्र है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु शामिल होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या क्या शामिल होता है दोस्तों? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का प्रमुख कार्याचार में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु शामिल है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो प्रमुख कार्य है यह सूचनाओं को संशोधित करना, रक्तचाप और श्वास को नियंत्रित करना, शारीरिक कार्यों को विनियमित और समन्वित करना आदि है। हृदय तंत्रिका तंत्र, देखिए व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शरीर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU की भांति कार्य करता है। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। अब अगला जो है क्वेश्चन नंबर 1 जनन एवं भ्रूणीय विकास टॉपिक से है। पूछ रहा है कि गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? एक्सरे, सूक्ष्म तरंगे, पराध्वनिक तरंगे और पराबैंगनी तरंगे। तो इसका सही जवाब दोस्तों पराध्वनिक तरंगे। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए अल्ट्रासाउंड तकनीक के तहत पराध्वनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। महिला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन। तो इसका सही जवाब दोस्तों एस्ट्रोजन। देखिए एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं की थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौनारंभ से लेकर रजोनिवृत्ति की आयु 45 से 52 वर्ष तक होता है। प्रमुख एस्ट्रोजन एस्ट्रेडियोल होता है जिसे नारी विकास हार्मोन कहते हैं, क्योंकि यह मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जिसमें लड़कियों में स्तनों, दुग्ध ग्रंथियों, गर्भाशय तथा योनि इत्यादि का समुचित विकास शामिल है के विकास में सहायक होता है। चलिए अब आगे है कि भ्रूण किसमें मिलता है? भ्रूण किसमें मिलता है? फूल, पर्ण, बीज, कली। तो इसका सही जवाब दोस्तों बीज में। भ्रूण किसमें मिलता है? बीज में। देखिए पौधों में भ्रूण बीज में मिलता है। अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आता है। अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? भ्रूण जो होता है वह बीज से बाहर आता है। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? जीन के सम्मिश्रण से, मतलब जिसको ब्लेंडिंग कहते हैं, क्रोमोसोम्स में बदलाव से, जीन के मिश्रण, सफलिंग से, उपर्युक्त सभी से। तो लैंगिक जनन में आनुवंशिक जो विचरण होता है दोस्तों यह होता है उपर्युक्त सभी से। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए जीन के सम्मिश्रण, क्रोमोसोम में बदलाव एवं जीन के मिश्रण, उपर्युक्त तीनों ही लैंगिक जनन में आनुवंशिक विचरण होता है। तो इस तरह से आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। और भी बाकी अभी जो है कि बॉटनी और उससे अदर टॉपिक से सवाल हैं तो उनको हम लोग आगे देखेंगे। तो आज का सेशन अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है कि वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।